Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. चलिए आज से हम एक बार एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. चलिए एक बार अपना मॉड्यूल अगर आप खोलेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है. मैं बता देती हूँ. सेक्शन ए मॉड्यूल में जो सेक्शन ए है उसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन. दैट वाज कंपनी फॉर्मेशन तो आपका इंटर का टॉपिक है, राइट. कन्वर्जन नया है आपके लिए, है ना. तो वो कन्वर्जन हम करेंगे. इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स दैट हैज बीन कंप्लीटेड. ये जो बी पार्ट है आपका इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है. आप इसको कर सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल इफ एनीबडी वांट्स टू डू. सी पार्ट है डिविडेंड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड. डी पार्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो 128 से लेकर के 148 तक चलता है. अकाउंट्स 128 से 138 चलता है एंड 139 टू 148 ऑडिट चलता है. 149 148 सॉरी. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सोनल, ई पॉइंट, ई वाला पूरा कंप्लीट है आपका. बोर्ड मीटिंग्स, एफ आपका पूरा कंप्लीट है. दैट्स इट. ठीक है. बड़े मेजर पोर्शंस हमारे डायरेक्टर्स के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ई, एफ एंड बी, और डिविडेंड अभी हमने करा सी. तो अकाउंट्स एंड ऑडिट हम स्टार्ट कर रहे हैं. 20 सेक्शंस का चैप्टर है. तो सो लेट्स स्टार्ट. चलिए देखिएगा क्या थीम रहेगा इस चैप्टर का. जो पार्ट डी है दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट. वी हैव टू रीड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, सेक्शन 128 टू 138. वी हैव टू रीड ऑडिट एंड ऑडिटर्स 139 टू 148, राइट. चलिए तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो यू हैव टू रीड ऑल अबाउट कंपनीज. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, है ना. एवरी कंपनी, हर, whether it is public, whether it is private, whether it is OPC, whether it is small, कुछ भी हो, every company shall prepare and keep. दोनों बातें हैं, and लगा हुआ है. आपको बनाने तो है ही, you have to prepare as well as you have to keep it. आपको उसको रखने भी पड़ेंगे. केवल बना के कहीं पर भी डाल देना, it's not the requirement of law. लॉ होता है you have to prepare and keep. अब कहाँ रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने. ठीक है ना. बेटा ग्रुप पे मैंने ये पीडीएफ भेज दी है, चेक करो प्लीज. कंफर्म, क्या सबको मिल चुकी है पीडीएफ? यस मैम. हाँ हर्षित आप चेक करो बेटा. चलिए तो हर एक कंपनी को प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस क्या क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब है ना, कई बार हर जगह आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बुक्स एंड पेपर्स का मतलब क्या होता है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. तो देखना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल गो टू द सेकंड पेज. देखिएगा, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड. आप ये देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बड़ा वर्ड है, इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है.
सबसे ज्यादा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, कंपनी की डिटेल्स अबाउट कहां से पैसा आ रहा है और कहां आपने खर्च करा है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल्स, सेल्स एंड परचेज की डिटेल्स, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ये तो है ही, साथ में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सॉरी। एंड बुक्स एंड पेपर्स का स्कोप सबसे बड़ा है, सॉरी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का स्कोप आपको सबसे बड़ा बता दिया था। ठीक है, ठीक। तो ढंग से समझिएगा, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड पेपर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आते ही, बुक्स एंड पेपर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आते ही हैं। दैट मीन्स मास्क तो आता ही है। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल्स एंड परचेज एंड आइटम्स ऑफ कॉस्ट, है ना। ये सी यहां से लिया, सेल्स एंड परचेज एस से लिया, एसेट्स एंड लायबिलिटी ए ले लिया, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एम ले लिया। बुक्स एंड पेपर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बुक्स ऑफ एंड पेपर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आएगा ही, साथ में कुछ एडिशनल पेपर्स भी आएंगे। एडिशनल पेपर्स क्या? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, जनरल मीटिंग के मिनट्स, कोई भी डीड, ट्रांसफर डीड वगैरह, वाउचर्स, कंपनी ने जो एडिशनल सपोर्टिंग वाउचर्स लगा रखे हैं वो भी बुक्स एंड पेपर्स का पार्ट है। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 88 और 178 जो रजिस्टर्स मेंटेन हुए हैं 88 में, 178 में, वो भी। तो बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड की डिटेल्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल्स एंड परचेज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा बुक्स एंड पेपर्स में ये एडिशनल पॉइंट्स और आ जाए। ठीक है, तो हर कंपनी को ये सब मेंटेन करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही है, बुक्स एंड पेपर्स भी मेंटेन करने हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत छोटी सी चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है देख लेते हैं, वो भी आपको पता ही है वैसे तो, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये एज पर सेक्शन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक तो आप पूरा कंबाइन कर देते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब किसके पढ़ रहे हैं? कंपनीज के। कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो आप, तो कंपनी एक्ट की सेक्शन 128 ने बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपलसरी पार्ट होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि क्या आपके इक्विटी पोजीशंस में क्या चेंजेस आए हैं उसका एक स्टेटमेंट बनता है। एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट कैन बी सीन बाय मेंबर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अलाउड टू सीन बाय एनी मेंबर, बाय पब्लिक। मतलब आप अगर किसी भी कंपनी, रिलायंस के आप बुक्स एंड पेपर्स देखना चाहते हो, यू आर अ मेंबर, नॉट अलाउड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट अलाउड, you can only see financial statements. आप इंस्पेक्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर सकते हो और देख भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही सकते हो। बाकी आपको बुक्स एंड पेपर्स पे कोई हक नहीं है। आप ये बोलो कि मैं कंपनी का, तो मेरे पास कंपनी के 1 करोड़ के शेयर है, डजंट मैटर। आप बोलते हो मुझे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखने, नॉट अलाउड। आपको क्या अलाउड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन ऑल दीज थ्री, एंड इन तीनों को मेंटेन करना हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला है एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप। अब रखना कहाँ है? कहीं पर भी रख दे, क्या नहीं, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। क्या क्या रखना है? बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स एंड अकाउंट्स शैल बी केप्ट ऑन, ये जो बुक्स एंड अकाउंट ऑफ अकाउंट्स है ये आपको रखनी पड़ेगी ट्रू एंड फेयर व्यू के अकॉर्डिंग। सारे ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करें, अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस नॉट अलाउड, एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। 4 चीजें याद रखना, ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सप्लेनिंग द ट्रांजैक्शंस, अक्रूवल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम। प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखिए। कंपनी में ऑल्सो कीप एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। इंडिया में अलाउड है, किसी दूसरी प्लेस पे भी अलाउड है, प्रोवाइडेड एज द बोर्ड में डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर के उसको डिसाइड करा, वो जगह जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर के डिसाइड करी।
इन सच अ केस द कंपनी शेल फाइल विद द आरओसी विद इन 7 days। और इस बात के लिए 7 दिन के अंदर फाइलिंग करनी पड़ती है आपको। आरओसी को ये बुक्स एंड अकाउंट्स की फाइलिंग करिए विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। जैसे ही आपने जगह चेंज करी 7 दिन के अंदर आप आरओसी को फाइल कर देना। कंपनी में कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी रख सकते हो क्या? अलाउड है, रख सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मोड शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। ऐसा मोड हो जो इंडिया में एक्सेस तो कर सको आप, है ना, बाद में लेटर ऑन यूज तो कर सको। रिटेन्ड इन द फॉर्मेट इन विच ओरिजिनली जनरेटेड। जिस फॉर्मेट में पहले, जिस फॉर्मेट में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, उसी फॉर्मेट में वो रिटेन हो पाए, रख पाए। डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म। लेजिबल फॉर्म मतलब रीडेबल फॉर्म। आपने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, कौन से तरीके से, कौन सा फॉन्ट यूज करके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दिए, हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो इट शुड बी इन लेजिबल फॉर्म। कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड, एकदम पूरे होने चाहिए और बिना ऑल्ट्रेशन के। प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट। जहां पर भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, देयर मस्ट बी अ सिस्टम फॉर स्टोरेज, उनका बैकअप होना चाहिए। रिट्रीवल लेटर ऑन फॉर लेटर यूज, जब भी हमें यूज करना हो तो वो इजीली रिट्रीव हो पाए। डिस्प्ले, डिस्प्ले के सारे सिस्टम होने चाहिए, जो भी डिस्प्ले यूनिट्स हैं, जो भी डिस्प्ले की चीजें हैं वो सब होनी चाहिए। एंड प्रिंट आउट, साथ में प्रिंटर्स भी अटैच होने चाहिए। इफ एनीबडी वांट्स प्रिंट आउट तो वो आप हैंड टू हैंड निकाल के देख पाए। प्रॉपर बैकअप। And the company shall intimate to policy on annual basis the name of service provider, IP address, location of service provider, and if on cloud तो such address। बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं तो उसके लिए कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को एनुअली, हर साल एनुअल बेसिस पे 4 चीजें बतानी पड़ेगी कि सर्विस प्रोवाइडर, इस मेंटेनेंस कि आपको फैसिलिटी कौन सा सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, उसका नाम, उसका आईपी एड्रेस, लोकेशन कहाँ रहता है, एंड अगर क्लाउड पे है तो सच एड्रेस, उसका एड्रेस दीजिए। प्लीज गो थ्रू इट फटाफट से। आई विल टेक क्वेरी आफ्टर अ मिनट। आफ्टर अ मिनट आई विल टेक क्वेरी।
इफ वी सम अप, अभी तक का सम अप करें तो सबसे पहली बात तो दिस सेक्शन 128 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। ठीक है, अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन द, अब देखो ये सेक्शन किस किस के बारे में बात करता है, मेंटेनेंस के बारे में। अभी तो आपने मेंटेनेंस ही पढ़ा है। यू हैव कंप्लीटेड ओनली वन टॉपिक ऑफ सेक्शन 128, दैट इज मेंटेनेंस। कि इसको मेंटेन क्या करें, व्हाट शुड बी मेंटेन, वेयर इट शुड बी मेंटेन एंड इन विच मोड इट शुड बी मेंटेन। व्हाट में आएंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, books and papers and financial statements, where registered office या कोई सी भी दूसरी प्लेस इन इंडिया which is decided by the board of directors, और इस दूसरी प्लेस का इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। जिस दिन बोर्ड ने डिसाइड किया उससे 7 दिन में आप आरओसी को बताइए कि we are keeping these statements at some other place in India and that place is this, और एड्रेस ये रहा। मोड आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो एंड यू कैन कीप इट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज वेल। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात आएगी तो आप 4-5 बातें और ऐड करो कि इट शुड बी इन लेजिबल फॉर्मेट, इट शुड बी इन द ओरिजिनल फॉर्मेट एज इट वाज क्रिएटेड, इट शुड बी केपेबल ऑफ स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट, बैकअप होना चाहिए। साथ में सर्विस प्रोवाइडर के एनुअली आरओसी को आपको सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताना है, लोकेशन बताना है, आईपी एड्रेस बताना है, और क्लाउड पे है तो उसका भी एड्रेस बताना है। तो बेसिकली दैट वाज मेंटेनेंस पार्ट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 128 का मेंटेनेंस पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी बेटा, रिट्रीवल का मीनिंग क्या होता है? प्लीज रिपीट अगेन। मैम रिट्राइवल लिखा हुआ है ना, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज रिट्राइवल। हाँ जी, रिट्राइवल का मीनिंग क्या होगा मैम? सब्सिक्वेंट यूज के लिए, मतलब रिट्रीव कर पाओ आप उसको लेटर ऑन, जब भी आपको 8 साल बाद 10 साल बाद देखना हो तो इट शुड बी केपेबल ऑफ रिट्रीविंग सब्सिक्वेंट रेफरेंस। चलिए अभी तो और भी मेंटेनेंस का पार्ट क्या है देखिए। इफ अ कंपनी हैज अ ब्रांच इन इंडिया, कंपनी के ब्रांच ऑफिस है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, दोनों जगह हो सकती है, दोनों के प्रोविजंस अलग है। देखो इन इंडिया ब्रांच है तो अलग है, आउटसाइड इंडिया ब्रांच है तो अलग है। क्या है देखिए, it shall be sufficient that proper books of accounts relating to the transactions affected at the branch are kept at branch। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रख रहे हो ब्रांच पे, इट इज सफिशिएंट। लेकिन बोला जाता है दोनों ही केस में कि समराइज्ड पीरियोडिकल रिटर्न्स, समराइज्ड रिटर्न्स आप पीरियोडिकली भेजेंगे, पीरियोडिकली समराइज्ड रिटर्न्स भेजनी पड़ेगी कंपनी को एट रजिस्टर्ड ऑफिस या वो जो दूसरी जगह इन इंडिया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करी थी वहां। तो ब्रांच ऑफिस के लिए बोला गया है कि अगर इंडिया में है आउटसाइड इंडिया है तो कॉमन बात तो ये है कि दोनों को ही समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली भेजनी पड़ेगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या वो दूसरी प्लेस पे जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है रखने को। आगे कंडीशन ये और कहती है कि ठीक है, दैट्स इट, ब्रांच के लिए यही बातें हैं आपके। अब आते हैं हम इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन कब और कहां और कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। कब कर सकते हो, बिजनेस आवर्स ओनली। इफ एनीबडी तो नहीं, देखो इंस्पेक्शन इज अलाउड टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मेंबर्स, लेकिन मेंबर्स आर अलाउड टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, are not allowed to inspect books of account, they have a right to inspect financial statements only। members केवल financial statements के inspection की बात कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो कौन कर सकता है बिजनेस, कौन कौन कर सकता है, डायरेक्टर, ऑडिटर, मेंबर, बट दे कैन चेक ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस पे या वो जो दूसरी प्लेस जहां पर आपने मेंटेन करें बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस आवर्स में जाना कंपलसरी।
if books of accounts are maintained outside India, अगर books of accounts outside India maintained है, है ना, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया मेंटेन्ड है, तो उस केस में डायरेक्टर को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आपको आउटसाइड इंडिया वाले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड है किसी भी डायरेक्टर को, किसी और को तो अलाउड ही नहीं है, ओनली अ डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए डायरेक्टर को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कंपनी को। द डायरेक्टर शैल गिव अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द कंपनी, और फिर कंपनी, और साथ में रिटर्न रिक्वेस्ट में क्या देगा कि देखो मुझे ये डेटा चाहिए, पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की आई नीड दिस डेटा इतने टाइम के लिए और ये पर्पस है, कंप्लीट डिटेल के साथ आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर देंगे। कौन करेंगे? डायरेक्टर। ओनली डायरेक्टर कैन डू पर्सनली। तो डायरेक्टर पर्सनली गिव अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द कंपनी रिगार्डिंग if he wants to obtain a financial information which is related, which is maintained outside India, तो उसको कंपनी को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और फिर कंपनी उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ रिक्वेस्ट सबमिट कर देगी सारी इंफॉर्मेशन जो उसने मांगी है। ठीक है ना? तो अगर बाहर कोई इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्टर को रिटर्न रिक्वेस्ट दे दे, इट विल बी सफिशिएंट। साथ में अपना पूरा मतलब यूज बताए कि मुझे कितने दिन के लिए चाहिए, कब तक चाहिए, क्या पर्पस है, तो कंपनी उसको 15 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। आगे है प्रिजर्वेशन, देख लेते हैं। 8 साल तक प्रिजर्व होते हैं। मिनिमम पीरियड है 8 years, 8 फाइनेंशियल ईयर्स। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जिस्टेंस ही 8 साल से कम है तो सारे सालों का। अगर एग्जिस्ट की कंपनी 5 साल तक हुई है तो 5 सालों का। और अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ सकता है कि आप 8 साल से ज्यादा के लिए भी मेंटेन करेंगे। अगर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑन है आपके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिक्वायर यू टू मेंटेन टू प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मोर देन 8 years। 8 साल से ज्यादा के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड पेनल्टी, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO। Who are responsible? Managing director is responsible for preserving, for maintenance of books of accounts. Whole time director, CFO, Chief Financial Officer, या कोई भी ऐसा ऑफिसर, एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दी हो कि देखिए आप ये काम संभालेंगे, आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, ये सब आप देखेंगे, तो दैट अदर पर्सन एज वेल। पेनल्टी देखिए, फाइन नॉट लेस देन 50,000 एंड विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year, और दोनों हो सकते हैं। तो दिस वाज बेसिकली सेक्शन 128 समरी। इसकी ये एक बार समरी भी देख लीजिएगा। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो किस तरीके से मेंटेन्ड हो, एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शंस, ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम, कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी दूसरी प्लेस पे भी रख सकते हो। इंडिया में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आउटसाइड इंडिया रखना चाहते हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इन इंडिया भी रख सकते हो, दूसरी प्लेस पे आरओ के अलावा कहीं रखते हो तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं वो, और 7 दिन में आपको इंटीमेशन देना पड़ता है आरओसी को। आरओसी फॉर्म दे रखा है AOC 5 में। कैन इट बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? यस। देखो कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखें। 128 ने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, इट इज ऑप्शनल। सेक्शन 128 कहीं पर भी ये नहीं बोलता कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखो ही, है ना। इट कैन बी, बट इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। फॉर्मेट वही होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट, बैकअप सर्विसेज। एनुअल बेसिस पे IP एड्रेस, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये सब देने पड़ेंगे। ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड आपकी इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है ब्रांच, प्रोवाइडेड
समराइज रिटर्न्स ब्रांच आपको देता रहे पीरियोडिकली। और इंस्पेक्शन की बात करें तो आउटसाइड इंडिया वाली चीजों का इंस्पेक्शन डायरेक्टर ही मांग सकता है, और वो भी रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और कंपनी 15 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगी। विद इन इंडिया इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन। कौन कौन? डायरेक्टर, ऑडिटर, इसमें लिखा नहीं है पूरा, डायरेक्टर, ऑडिटर, मेंबर, बट मेंबर कैन ओनली इंस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी दूसरी प्लेस पे। सब्सिडरी कंपनी, अच्छा सब्सिडरी कंपनी का इंस्पेक्शन कौन करेगा? सब्सिडरी कंपनी के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करने हैं तो इट शैल बी डन बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पर्सन को ऑथराइज करा होगा, वो जाकर के अपनी सब्सिडरी कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकता है, अलाउड। मेंटेनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फॉरएवर मेंटेन करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरएवर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल, बुक्स एंड पेपर्स रूल्स बताते हैं जितना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बोला गया 8 साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरएवर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड और पैनल। प्लीज गो थ्रू इट, आई विल आस्क सम क्वेश्चन, फटाफट से गो थ्रू इट। हाँ जी मैम, ये जहाँ पे ये सेक्शन 128(3) एंड 128(4) पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था जगह नोट में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बुक्स आर मेंटेन आउटसाइड इंडिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ, बुक्स लिखा हुआ ओनली। तो उसमें हाँ, सारी बुक्स आ गई मैम। कहाँ लिखा हुआ है? 128(3) एंड 128(4) जो सेक्शन है उसके नीचे नोट लिखा हुआ है मैम, तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी डायरेक्टर को। मेंटेनेंस की कहाँ बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, if books are maintained outside India, that means तो कोई इंफॉर्मेशन। हाँ जी बोलिए। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ये पूछती मैं। बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बोला ही नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी। इफ बुक्स आर मेंटेन्ड, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बुक नहीं, कंप्लीट डिटेल साफ मना है भाई। आउटसाइड इंडिया इट इज प्रोहिबिटेड टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन जो आउटसाइड इंडिया है और वो आपको लेनी है, तो यू हैव टू गिव अ पर्सनल रिक्वेस्ट। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ बैंक डिटेल, कोई बैंक है आपका आउटसाइड इंडिया, कोई आपकी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया आपकी ब्रांच है। तो अगर कुछ ऐसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई ब्रांच के रिगार्डिंग, कोई सब्सिडरी के रिगार्डिंग, कोई बैंक डिटेल के रिगार्डिंग कुछ भी है विच यू रिक्वायर, कोई डायरेक्टर हमारा चाहता है उसको देखना, तो डायरेक्टर शुड गिव अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कंपनी। दैट्स 1 साल तक मैक्स, मिनिमम नहीं है, देयर इज नो मिनिमम पीरियड। जेल हो सकती है अप टू 1 ईयर, मिनिमम पीरियड कुछ भी नहीं। चलिए आई विल सेंड यू नेक्स्ट पीडीएफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए Mr. A recently acquired 76% equity shares. 76% equity shares लिए हैं उसने ABC लिमिटेड के, इन होप ऑफ अर्निंग गुड डिविडेंड इनकम। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए डिविडेंड इनकम बढ़िया।
Unfortunately, the existing board of directors have been avoiding declaration of dividend due to alleged inadequacy of profit. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा। क्यों? वो बता रहे हैं कि हमारे पास इनएडिक्वेसी है, प्रॉफिट्स ही नहीं है सफिशिएंट बांटने के लिए। ये जो है मिस्टर ए seeks permission of the company to allow him to examine the books of accounts which is summarily rejected by the company. इस मिस्टर ए बोलते हैं कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी है, जो कि कंपनी ने मना कर दिया। Examine and revise the provision regarding the inspection of books of accounts and remedy available. आप पहले तो ये बताइए, क्या ये कंपनी ने जो मना किया इज इट करेक्ट, और मिस्टर ए के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? अब उसको मना कर दिया तो क्या रेमेडी पॉसिबल है? प्लीज एक्सप्लेन। शेयर होल्डर है, ही इज अ शेयर होल्डर ओनली। एंड व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू हिम? अब वो क्या कर सकता है? उसको डाउट लग रहा है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनएडिक्वेसी का बहाना बना रहे हैं। राइट टू इंस्पेक्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ही नहीं ना इसके। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। इसके अलावा आपको याद है वो 177 विजिल मैकेनिज्म, 177 याद होगा विजिल मैकेनिज्म। आपको एसएसडी याद होगा, आपको 160 याद होगा। आपके पास 76% के शेयर्स हो, आप अकेला बंदा 76% शेयर्स के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स वो अंडर 160 डायरेक्टरशिप के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, और 160 में अपॉइंटमेंट डेफिनेटली होना है क्योंकि 76% तो खुद के पास ही है। तो he will become a director, and when he will become a director he will be able to inspect the company's books of accounts, books and papers and financial statements। 76% मामूली बात नहीं है। पहली बात तो इसीलिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम ये पोजीशन क्या होल्ड करके बैठा है। so he is just a member, so he can apply for 160। इसके अलावा भी है ना एक SFIO होता है, आप पढ़ोगे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। SFIO कंपनीज एक्ट 2013 ने बनाया ये, तो उसको भी कंप्लेन कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद, तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। वन 129 आई विल शेयर अ PDF, आप चेक करिए 129 की।
चलिए सेक्शन 129 आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मतलब 128 तो सबके बारे में बात कर रहा था। 128 ये बता रहा है कि कंपनी को सेक्शन 128 तो बताता था कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन करने हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने हैं। 129 बड़ा स्पेसिफिक हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा है केवल कि 128 में से भी एक पॉइंट उठाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके ऊपर सेक्शन 129 बातें करते हैं कि 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity and any other explanatory note annexed thereto. In the financial statements of OPC, dormant and small company, it is possible कि वो CFS नहीं बनाए, तो वहां पर उनको एक लीनियंसी है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है आप CFS बनाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल किस तरीके से बनाएंगे आप? 3 बातें, ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 आने वाला है। 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इशूड बाय ICAI। तो बोला गया है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे हैं दैट शुड बी एज पर AS। ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे ही, साथ में AS के अकॉर्डिंग होने चाहिए। शेल बी इन फॉर्म प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 याद ही होगा, शेड्यूल 3 के पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, इसमें बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। P&L पार्ट सेकेंड, शेड्यूल 3, शेड्यूल थर्ड के पार्ट थर्ड में बैलेंस शीट। तो एज पर द शेड्यूल 3 बनाए जाए, है ना। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो अभी आया है लेटेस्ट तो क्या आएंगे, हो गए उसको भी 8-10 साल तो गए। gives true and fair view, comply with AS 133 and shall be in the form provided in schedule 3। बट ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से बननी चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज उनका एक इंश्योरेंस एक्ट होता है। बैंकिंग कंपनीज बिकॉज वो बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। कंपनीज engaged in generation and supply of electricity, इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है। अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच फॉर्म हैज बीन स्पेसिफाइड, तो भाई जिन कंपनीज के खुद के एक्ट लगते हैं और वो खुद के एक्ट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये सेक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगा। आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के बारे में, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, दो P&L होते हैं इनके, रेवेन्यू P&L, अदर P&L, दो बैलेंस शीट होती है, जनरल बैलेंस शीट और एक फाइनल बैलेंस शीट, है ना। पढ़ा होगा जिसने थर्ड ईयर में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में। तो ये सब आपने अच्छे से करा हुआ है। तो जिनके ऊपर खुद के एक्ट लग रहे हैं उनके एक्ट ने खुद ने ही दे रखा है उनका फॉर्मेट बनाने का, तो फिर ये इस अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। 129(2) क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी लेड इन AGM। एवरी ईयर AGM होनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। सेक्शन 96 में डेट दे रखी है AGM कंडक्ट करवाने की। तो हर AGM का ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ये। पहला क्या, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करने के लिए उनको ले तो करना ही पड़ेगा ना। तो हर ईयर, एवरी ईयर इट शुड बी लेड इन AGM। At every AGM, the board of directors of the company shall lay before such meeting financial statements of the financial year। फिर आते हैं आगे, 129(3) क्या बोलता है, 129(4) क्या बोलता है। When one or more subsidiaries or associate company, अगर कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरी है, एक से ज्यादा एसोसिएट कंपनी है, तो in addition to financial statement, it shall prepare consolidated financial statement in same form and manner as that of its own, and in accordance with applicable AS, and it should also be laid in AGM। बोलते हैं अगर कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, एक या एक से ज्यादा एसोसिएट कंपनी है, तो इट हैज टू प्रिपेयर apart from normal financial statements, it has to prepare consolidated financial statements। CFS भी बनाने पड़ेंगे, ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 129 की।
129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोलता है, और फिर बोलता है कि अगर आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो यू हैव टू मेक अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल, मतलब वो तो बनेंगी, एडिशन है, और उनको भी एजीएम में रखा जाए। The company is also required to attach along with its financial statement a separate statement containing the salient features of the financial statement of its subsidiary. अब साथ में बोला है कि कंपनी को एक और स्टेटमेंट डालना पड़ेगा which contains the salient features of financial statements of subsidiary or subsidiary only, associate का नहीं बोला, salient features of financial statements of subsidiary। एक स्टेटमेंट भी तैयार करो, मतलब अगर आपकी सब्सिडरी है तो आप खुद के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, साथ में सीएफएस तैयार करोगे, साथ में एक स्टेटमेंट तैयार करोगे which contains the salient feature of financial statements of subsidiary। तीन चीज। Central government may provide for consolidation of accounts of companies in such manner as may provided। इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कंसोलिडेशन किसी और तरीके से बनाना है तो वो रूल भी दे सकता है। अब वो मैनर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट lays down the following manner। क्या मैनर है देखिए, CFS shall be made in accordance with Schedule 3 and AS। Schedule 3 को फॉलो करते हुए बनाइए, मतलब सेम फॉर्मेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस कीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 CFS पे लगता है, शायद 29 या 23, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं रहा, आपको याद होगा। AS कौन सा लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AS 23 है, या तो कुछ याद है? AS तो कर ही रहे होंगे आप अकाउंट्स में, या इंटर में करे होंगे, AS पढ़ा है आपने, CFS चैप्टर भी पढ़ा है आपने। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक AS होता है। कोई नहीं बता, नोबडी इज रिप्लाइंग। अब तक तो आंसर आ जाने चाहिए था। मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलिए, इफ CFS नॉट रिक्वायर्ड अंडर AS देन शेड्यूल 3 कंप्लायंस इज सफिशिएंट। अगर बोला जाता है कि CFS AS के अकॉर्डिंग आपको बनाना ही नहीं है, तो फिर आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बना लो, दैट इज सफिशिएंट। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS wholly owned subsidiary और partially owned subsidiary companies। मतलब wholly owned subsidiary companies को CFS बनाने की जरूरत नहीं है, partially owned subsidiary companies को CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी होल्डिंग कंपनी बना रही है ना, that's it, that is the sufficient compliance of this section। You are not required to prepare any CFS। Securities are not listed or not in the process of listing। बोला जाता है कि कंसोलिडेशन में सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अगर ये प्रोसेस चल रहा होता है तो CFS कैसे बनाओगे आप? तो इट शुड नॉट बी लिस्टेड या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी एक सर्टेन होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप CFS बना सकते हो। Its ultimate or any immediate holding company file CFS। अगर आप सोचिए कि एक A लिमिटेड है होल्डिंग, इसकी B लिमिटेड है सब्सिडरी, इसकी C लिमिटेड है सब्सिडरी। A लिमिटेड इज मेकिंग CFS इन दोनों का, B लिमिटेड को CFS बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी इमीडिएट होल्डिंग इज मेकिंग CFS। तो B लिमिटेड इज फ्री फ्रॉम मेकिंग CFS। होल्डिंग कंपनी है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक CFS बिकॉज इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इमीडिएट होल्डिंग कंपनी इज मेकिंग CFS। So it is not required to make any CFS। ये देखिएगा, डेविएशंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोला है अगर मान लीजिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो कंपनी को इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वी हैव डेविएटेड फ्रॉम AS, और रीजन क्या था हमारा डेविएशन का, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है।
है ना, आपने एएस का नॉन कंप्लाइंस करा है, मान लीजिए AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें लिखा जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे आप वैल्यूएशन करिए, आपने करा नहीं, यू हैव डेविएटेड फ्रॉम सच एएस, तो आप रीजन बताइए आपने ऐसा क्यों करा, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताइए कि ऐसा अगर हम एएस को फॉलो करते तो ये रिजल्ट रहता, और अगर हमने एएस का कंप्लाइंस नहीं करा तो ये रिजल्ट रहा। आपको ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ये सेक्शन 129 ने बोला है कि इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम एनी एएस तो आप डेविएशन बताइए, रीजन बताइए और फाइनेंशियल इफेक्ट बताइए। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंप्लाइंस ऑफ दिस सेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इज ओन, या आपने किसी कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई है, एग्जेम्प्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अगर सही लगता है तो, किसी कंपनी को फ्रॉम द कंप्लाइंस ऑफ दिस सेक्शन, कि आपको ये सेक्शन में, चलो ठीक है आप सीएफएस मत बनाओ, चलो ठीक है आप सीएफएस मत बनाओ, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बनाओ, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल। Who are the person responsible? Same. And what is the fine? Same. Section 128 and 129 are complete. 128 हो चुका है and 129 complete हो चुका है। एक बार देखिए फटाफट से। इसकी एक बार समरी जरूर देखेंगे। Form of financial statements, it should be true and fair view. Schedule 3, comply with AS. Deviation अगर हो रहे हैं तो deviation बताइए, reason बताइए, financial effect बताइए। Financial statement को AGM में रखना पड़ेगा, साथ में CFS भी। Manner of consolidation बोला गया है, कंपनी को सारी सब्सिडरीज का CFS बनाना है। इसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी भी अटैच करना है। CFS आपके AS को कंप्लाई करना चाहिए। अगर कंपनी को CFS नहीं बनाना तो शेड्यूल 3 का कंप्लायंस इज सफिशिएंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है ना। CFS किसको नहीं बनाने होते? होली ओन सब्सिडरी को नहीं बनाने, पार्शली ओन सब्सिडरी को भी नहीं बनाने। लेकिन पार्शली ओन सब्सिडरी को कब नहीं बनाने होते? जब सारे मेंबर्स ये रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे, राइटिंग में ये बात कहें कि देखिए हमें CFS की कोई नीड नहीं है ना, और प्रूफ उसका कंपनी दे। दे डू नॉट ऑब्जेक्ट ऑन, मतलब मेंबर से ही पूछो आप कि देखिए क्या हम यार CFS बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए, उसकी सैलरी जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनीज को CFS नहीं बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मेंबर से कंसेंट लेनी पड़ेगी, राइटिंग में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और उसका प्रूफ भी रखिए, और साथ में एक भी मेंबर आपको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए और नॉन प्रिपरेशन ऑफ CFS। या फिर आप एक ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड ही नहीं है। इफ यू आर अ कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड ही नहीं है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं है, वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। या आपकी अल्टीमेट और इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी CFS बना रही है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी CFS। इनके ऊपर ही सेक्शन रखते हैं, आप समरी पढ़ लेना इन दोनों सेक्शन की, दैट इज सफिशिएंट।
एक्सेप्शंस याद रखना सीएफएस के, किनको बनाना जरूरी नहीं होता, होली ओन सब्सिडरी को नहीं होता, पार्शली ओन को नहीं होता, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड ही नहीं है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं है, तो फिर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी सीएफएस। या आपकी अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी सीएफएस नहीं बना रही है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। इस पे लगता ही नहीं सेक्शन। इज देयर एनी डाउट? 128 और 129 में कोई डाउट है तो पूछिए। एंड इज इट क्लियर, ये भी बता दीजिए। बड़े ही बेसिक बेसिक से सेक्शन है पूरा 148 तक। मतलब जो आपको लग रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बहुत ही काफी अच्छे प्रोविजन है, डिस्कशन वाले प्रोविजन है, यहाँ पे तो आपको केस लॉस भी बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये एक तरीके से मेजरली तो ये याद करने वाले सेक्शंस ज्यादा है। चलिए ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। 128 129 खत्म होता है, कल से हम नया सेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच।